बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे पास चंद खबरें नहीं हैं, मेरे पास चंद साजिशें हैं जिन पे से अभी हम पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे ये साजिशें कैसे हो रही हैं। नंबर एक तो सबसे पहली चीज़ या साजिश वो आप ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो इस्लाहात पाकिस्तान के फ़ौजदारी कानून के अंदर या अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से, उनको हम मुस्तरद करते हैं और तस्लीम नहीं करते। और बड़ा सख्त लेटर लिखा है। सो कॉल्ड अमेंडमेंट्स यानी नाम नहाद किस्म की अमेंडमेंट्स इनको करार दिया गया है। और साथ ही साथ जो है वो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने कहा कि नो कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा कि ये इंतहाई कम इल्मी, ना तजर्बाकारी और नाअहली करार दिया वज़ीर मौसूफ की और उनकी टीम की। और वजारत कानून के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बिल्कुल वकला को पूछा ही नहीं इतना अहम काम करने से पहले। और फिर ये जो इस्लाहात की गई हैं इनको आई वॉश करार दिया, यानी इन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ धोखाधड़ी है, ये तो ठीक नहीं हो रही अमेंडमेंट्स या इस्लाहात जो लाई जा रही हैं वो ठीक नहीं लाई जा रही। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो 700 के करीब कानूनी इस्लाहात लेकर आ रही है क्रिमिनल लॉज के अंदर, यानी फौजदारी मुकदमात के अंदर। लगभग ये 1898 से चल रहा है पाकिस्तान में, 125 साल हो गए हैं, अभी तक वही कानून चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इसके अंदर कभी तब्दीली नहीं लाई गई। 1908 के अंदर जो सिविल लॉज हैं उनके अंदर तब्दीली लाई गई थी। 7 दहाइयों से इनको छेड़ा ही नहीं गया कवानीन को, यानी पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल हुकूमत ने कभी ऐसा नहीं समझा कि यहाँ के लोग तंग हैं, यहाँ के कानून को बेहतर किया जाए। मिसाल के तौर पे स्टे ले लेते हैं लोग जाके। पाकिस्तान के वकीलों ने जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो ये किया है जाके स्टे ले लेते हैं। अब ये स्टे का कानून जो है वो दुनिया के कई मुल्कों में ऐसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक एडहॉक सोल्यूशन के तौर पे ये आया था और आज तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। और पाकिस्तान के अंदर स्टे पे स्टे आ रहा है हर चीज़ के ऊपर, और बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हैं, लेकिन वकला का उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब ये विरासत वाले मामलात हुए, जहाँ जिनको आप सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं या विरासत की मुंतकली का मामला है, जब से इसको ऑनलाइन कंप्यूटराइज किया गया है तब से वकला की बहुत सारी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारे और मामलात भी हैं। तो एक वकील क्यों चाहेगा कि केसेस जल्दी जल्दी हल हों? वो ये क्यों चाहेगा कि केसेस ज़्यादा आसान हों? वो ये क्यों चाहेगा कि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल जाए? ये ज़रा पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा मामलात इसी तरह के हैं, अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन ऐसे ही है। आप अपने वकला को देखते नहीं, जाके कभी जजों के ऊपर अटैक करते हैं, कभी अदालतों को ताला लगा देते हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी अस्पताल के ऊपर अल्लाह बोल देते हैं। तो बहुत गुस्से में रहते हैं हमारे वकील हमेशा। तो एहसन भून साहब ने वही काम किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। हाँ, लेकिन इस लेटर में उन्होंने ये लिखा अपनी प्रेस रिलीज में कि ज़रूरत है पाकिस्तान में कानूनी इस्लाहात की, और वाकई इसकी ज़रूरत है। लेकिन हमसे मशवरा क्यों नहीं किया गया? हमें क्यों नहीं बीच में बिठाया गया? हम लोग बताते कि क्या करना था। नंबर एक तो ये सियासत है। नंबर दो, मैं आपको बताता हूं कि ये जो लेटर इन्होंने आज लिखा है या प्रेस रिलीज जारी की है, हकीकत क्या है इसकी। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जब इन कानूनी इस्लाहात को लाने का फैसला किया तो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया इसके ऊपर काम कर रहे थे। पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल्स को, पाकिस्तान की तमाम वकला तंजीमों को, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, बकौल वजारत कानून के तमाम को इन्होंने लेटर लिखे, और 2 लेटर के तो हवाले भी मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं आपको हवाले जो हैं पढ़ के सुना देता हूँ, और ये एक्सक्लूसिवली आप हमारे पास इसके लेटर्स के दोनों अक्स आप देख लें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और नीचे आप देखें डिटेल के अंदर इस पर एक तो दावत इनको दी हुई है कि आएँ जनाब, करें डिस्कशन। दूसरा, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद, फिर वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल, सिंध बार कौंसल, बलूचिस्तान बार कौंसल, और उसके बाद जो है वो वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल और इस्लामाबाद बार कौंसल, आज़ाद कश्मीर बार कौंसल, गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसल, एडवोकेट जनरल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और उसके अलावा डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन खैबर पख्तूनख्वा, वुमेन इन लॉ, यानी सबको ये 19 लोगों को ये भेजा गया था।
यानी 19 मुख्तलिफ बॉडीज़ को। और इनके साथ ना सिर्फ ये लेटर थे बल्कि इनके साथ ड्राफ्ट अटैच किया गया था जिसमें पूरी तफसीलात मौजूद थी कि ये इस्लाहात हम लाने जा रहे हैं। और ये भी पूछा गया था कि अगर आप कुछ तजावीज़ देना चाहते हैं तो अपनी तजावीज़ इसके अंदर शामिल कीजिए। कई मरतबा इनसे पूछा गया लेकिन ना कोई वकला तंजीम का नुमाइंदा आया, ना उन्होंने कोई जवाब दिया, ना उन्होंने इसके ऊपर कोई सिफारिशात पेश की, ना किसी ने इसके अंदर संजीदगी ली। तो वजारत कानून ने तो अपना काम करना था, वहाँ पे तो लॉ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो तो लेजिस्लेचर्स हैं, उनका तो यही काम है करने का। तो जब इन्होंने उसके अंदर दिलचस्पी नहीं ली तो उसका मतलब कानूनी ज़बान में ये समझा जाता है कि आपको लेटर लिखा, आपसे मुशावरत के लिए टाइम मांगा, आपको बुलाया गया, आपको कहा गया कि आप इसके अंदर अपनी तजावीज़ शामिल कर दें। जब आप उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो इसका मतलब है कि आपने खामोशी से अपनी रजामंदी जाहिर की है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम इसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं करना चाहते। तो इसी सोच के साथ उस काम को मुकम्मल करके वजारत कानून ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे दिया। वो काबीना के अंदर गया और काबीना से मंजूर हो गया। अभी भी ये जल्दबाजी कर रहे हैं एहसन भून साहब, ये प्रेस रिलीज जारी करके। वजह यह है कि अभी इसको कौमी असम्बली में जाना है, स्टैंडिंग कमेटी में जाना है, कौमी असम्बली में जाना है, सेनेट के अंदर जाना है, फिर इसकी मंजूरी होगी, ये तब कानून बनेगा। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। एक वजारत ने अपना काम मुकम्मल करके कैबिनेट को दिया, कैबिनेट ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया और अब वो एक कानूनी प्रोसेस के जरिए से, कानून साजी के जरिए से मुल्क का कानून बन जाएगा। तो हर मौके के ऊपर स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर, दीगर जगहों के ऊपर, जब ये कौमी असम्बली में जाएगा वहाँ पे भी और सेनेट के अंदर भी मुशावरत की जा सकती है और नई तजावीज़ इसके अंदर पेश की जा सकती हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकली एक्सपोज किया है अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुखालिफिन ने, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कानूनी इस्लाहात ला रहा हूँ, इसको पब्लिक करो, लोगों को बताओ। तो दूसरी जानिब से जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि मैं दूसरा ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के खिलाफ आज ही के दिन जो दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो दरख्वास्त इसी ग्रुप ने दायर की है, एहसन भून साहब की जानिब से दायर की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, यही सदर जो अभी एतराज़ कर रहे हैं कानूनी इस्लाहात के ऊपर, हालांकि इन लोगों से पूछा गया था, बार बार पूछा गया था, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये क्लेम गलत करार दे रही है हुकूमत कि आपने कभी पूछा ही नहीं हमसे, या हमसे मुशावरत ही नहीं की। हालांकि स्टेक होल्डर्स को लेटर लिखे गए थे तमाम को, इनसे जब मुशावरत की गई, मुशावरत का इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त ये लोग एक और दरखास्त के ऊपर काम कर रहे थे। वो दरखास्त जो अब नवाज शरीफ साहब के हक के अंदर और जहांगीर तरीन साहब के हक के अंदर उनकी ताहयात नाअहलियाँ ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। यही प्रेस रिलीज जारी करने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून साहब की जानिब से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए और आर्टिकल 184 के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर अंजाम नहीं दे सकती। और वैसे ये जब फैसला हुआ था तो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, तो फिर अब फुल कोर्ट आएगा क्या, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब की नाअहली वापस होगी। वैसे कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं कि कुछ भी करके नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए, उनका पाकिस्तान आने के लिए रास्ता हमवार किया जाए, उनके केसेस को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये किसके केसेस को ख़त्म करवाना चाहते हैं, किसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं? उसके हक में जो आज भी उन्हीं घरों में रहता है बरतानिया में, उन्हीं फ्लैट्स के अंदर रिहाइश पजीर है, जिनका मनी ट्रेल देने में वो अभी तक नाकाम है। कभी कतरी खत ले आते हैं, कभी कैलिबरी फॉन्ट के लिखा हुआ एक जाली ट्रस्ट डीड ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी ये बेनिफिशियल ओनर बन जाता है, कभी वो बन जाता है, कभी कोई कहता है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कभी कोई कहता है मेरे अब्बू ने बनाई थी, कभी कोई कहता है मुझे कतरी ने बना के दी थी। तो सबका अलग अलग मौक़िफ़ है, कोई एक सेट पैटर्न के ऊपर ये फैमिली चली नहीं। और जिन्होंने आज तक अपने पैसे का हिसाब नहीं दिया, उनकी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार में जा रहे हैं एहसन भून साहब। और वही एहसन भून साहब ये कह रहे हैं मुतअद्दिद लेटर्स मिलने के बावजूद कि हमसे मुशावरत ही नहीं की गई। जो आम आदमी का कानून है उसकी तरफ ये तवज्जो है, और जो नवाज शरीफ के लिए कानून है वहां तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ के लिए बना हुआ कानून तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाअहली खत्म की जाए,
और यहां पे आम आदमी के लिए जो कानून बेहतर किया जा रहा है उसके अंदर रुकावट डाल रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। व्हाट इज दिस? अब एक खबर और आई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसको भी आप एक साजिश ही समझें। वो इसलिए कि द न्यूज़ ने एक खबर छापी है और द न्यूज़ का कहना क्या है। द न्यूज़ अखबार ने जो खबर छापी उस खबर के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल के एहतियात की रकूम पीटीआई पार्टी फंड के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ हो गया। अब इसके ऊपर जो मरियम नवाज का ट्वीट, फलां का, ढिमकां का, हर बंदा इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। किसी ने दिमाग से काम नहीं लिया कि हुआ क्या है। मेरे ख्याल 2 मिनट की इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ पता चल जाती है। किया क्या है द न्यूज़ ने, ये बड़ी बारीक वारदात है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये साजिश मैं क्यों कह रहा हूँ। गैर मुल्की फंडिंग केस के हवाले से अस्पताल को अतिया देने वाले इस बात से लाइलम थे कि एहतियात पीटीआई को मुंतकिल हुए। बाज़ डोनर्स ने सवाल किया कि एहतियात शौकत खानम के लिए दिए पार्टी फंड के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया गया। पीटीआई के मुताबिक फराम करदा फहरिस्त में शामिल अफराद ने $4,60,000 पार्टी फंड में दिए। ताहम इनमें से तकरीबन 35% अफराद ने द न्यूज़ को बताया कि उन्होंने पीटीआई को एहतियात नहीं दिए थे, बल्कि इनके एहतियात, अच्छा जो 35% अफराद कह रहे हैं ना पीटीआई ने, ये द न्यूज़ ने किया ये है कि 30 एक बंदों का एक ग्रुप जो है 80 लोगों को रब्ता किया, उनमें से 30 लोगों को सिलेक्ट किया, उसके बाद 29 लोगों को जो है वो इन्होंने भिजवाया सवालनामा, कुछ ने जवाब नहीं दिया, कुछ ने जवाब दिया, तो 10 लोगों ने ये कहा कि हमने तो पैसे शौकत खानम को दिए थे, ये पीटीआई को कैसे चले गए। अब ये जो पैसे हैं अमेरिका के अंदर जो इकट्ठे होते हैं वो एलएलसी के जरिए इकट्ठे होते हैं। एलएलसी क्या होती है, ज़रा थोड़ा सा आप समझेंगे या पढ़ लिया होता तो इनको समझ आ जाती। एलएलसी कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को। अमेरिका में आप ऐसे पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है कि आप जाएं और लोगों से कैश पकड़ना शुरू कर दें, वो आपके ऊपर एलिगेशंस भी लग जाते हैं, आप बहुत बुरी तरह फंस भी सकते हैं। लिहाजा वहाँ पे एलएलसी खोली जाती है और बाकायदा उसके अकाउंट बाकायदा बनाया जाता है। तो पीटीआई के लिए 2 एलएलसी खुली हैं अमेरिका में, नंबर 1 टेक्सास में, नंबर 2 कैलिफोर्निया में। जो टेक्सास में एलएलसी खुली है वो खोली है नसरुल्लाह खान साहब ने, और जो कैलिफोर्निया में खुली है वो खोली है डॉक्टर रज़ाक साहब ने। तो ये 2 एलएलसी खुली हैं, इनका नाम है पीटीआई यूएसए एलएलसी। ये 2 खुली हैं वहाँ पे टेक्सास और कैलिफोर्निया में। अब होता क्या है, वहाँ पे ऐसे फंडिंग नहीं होती, वहाँ फंडिंग होती है चेक के अंदर या ऑनलाइन या ड्राफ्ट या जिस तरीके से भी करनी है, वो कैश नहीं लेते। वहाँ पे कैश लेने को मायूब समझा जाता है अमेरिका में, और कैश लेने वाले अक्सर फंसते भी हैं। लिहाजा वहाँ पे फंडिंग कैसे होती है कि फंड रेजर एक कायम किया जाता है, यानी एक तकरीब बुलाई जाती है, उसके अंदर फंड इकट्ठा किया जाता है। अब अगर तो तकरीब है शौकत खानम की, तो जो बंदा भी वहाँ पे आगे फंड देगा वो जब चेक लिखेगा तो उसके ऊपर लिखेगा शौकत खानम मेमोरियल, तो फिर उसकी जो एलएलसी खुलेगी उसके अंदर वो फंड जाके जमा हो जाएगा। जो शौकत खानम मेमोरियल के नाम से चेक कटेगा वो चेक कभी भी जमा नहीं हो सकता किसी और नाम की कंपनी की एलएलसी के अंदर, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है एलएलसी, जिस नाम की खुलेगी उसी नाम का चेक आके उसके अंदर जमा होगा। यह कानूनी तौर पे ही मुमकिन नहीं है कि पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए पीटीआई के प्रोग्राम में और उन्होंने वहां पे चेक लिख के दे दिया शौकत खानम मेमोरियल को और वो चेक जमा हो गया पीटीआई की एलएलसी में। यह मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानूनी तौर पे वो पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। एक तो आप बात ये याद रखें कि वहां पे एलएलसी खुलती है, अगर ऑनलाइन कर रहा है तो उसको तो पहले ही पता है, वो तो 4 दफा वेरिफिकेशन होती है कि आप शौकत खानम को डोनेट कर रहे हैं या पीटीआई को डोनेट कर रहे हैं, उसके ऊपर लोगो भी होते हैं, सब कुछ नजर आ जाता है, पता चल जाता है। तो एक तो ये बिल्कुल झांसा देने वाली बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा शौकत खानम को दिया और चला गया पीटीआई को, वो लोग अमेरिका में एक लम्हे के अंदर केस कर सकते हैं डॉक्टर रज़ाक पे, और अगर नसरुल्लाह साहब के बारे में तो उनके ऊपर भी कर सकते हैं, और वहां पे उनको लेने के देने पड़ जाएंगे अगर उन्होंने ये दोनों भी की है। बोल तो ये हो नहीं सकती। अगर कोई बंदा कहता है तो वो यही क्लेम कर सकता है कि मैं कैश में पैसे लेकर आया, लाकर पैसे मैंने इस बंदे के हाथ में दिए, मैंने इसको कहा कि शौकत खानम वालों को पहुंचा देना, और मुझे ये पता चला कि इसने पहुंचा दिए पैसे कहां पे, पीटीआई वालों को, और मेरा नाम वहां पे दर्ज कर दिया। तो ये तो एक केस हो सकता है, लेकिन इस केस के अंदर ये मामला सारा जो है ना, ये नसरुल्लाह साहब के साथ नहीं है। ये मामला सारा जिन डोनर्स की बात हो रही है कैलिफोर्निया के हैं, और उनका ताल्लुक है डॉक्टर रज़ाक साहब से, जिन्होंने अपनी
LLC जो है वो 2013 में खोली थी। अब ये जो डॉक्टर रज़ाक साहब हैं, इनसे रब्ता भी नहीं किया। यानी द न्यूज़ ने इतना मुश्किल काम किया कि उनकी जब वो LLC खोलते हैं ना, तो वहाँ पे एक फारा का रूल्स हैं उसके, कुछ फारा कहते हैं जी, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, वहाँ का एक कानून है, उसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के तहत आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है और मिनिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आपने देनी होती है, ज़्यादा आप जितनी मर्जी दे दें। तो उस रूल को फॉलो करते हुए डॉक्टर रज़ाक साहब ने अपने जो अमाउंट्स और जो एड्रेस थे, जिन लोगों ने ये पैसे जमा करवाए, वो तक उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया। हालांकि वो गैर ज़रूरी था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो तफसीलात लिखी, जो अच्छी बात है। उन एड्रेसेस की बुनियाद के ऊपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए बहुत मुश्किल से द न्यूज़ ने वो डाटा निकाला कि इन लोगों के टेलीफोन नंबर्स क्या हैं। फिर उन लोगों को एक सवालनामा भेजा। अब वो सवालनामा जब देखेंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने किस अंदाज में सवाल किए कि लोगों ने ऐसे जवाब दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गोल गोल घूमने वाली स्टोरी है और इसको सिर्फ और सिर्फ PTI को बदनाम करने के लिए शाया किया गया है, और ये बड़ा आसान काम है। PTI का कोई भी एक फंडिंग का प्रोग्राम कभी भी शौकत खानम के साथ मिक्स नहीं हुआ। शौकत खानम के प्रोग्राम जो होते हैं वो मखसूस दिनों में होते हैं, और उन दिनों में इमरान खान साहब भी जाते थे फंड रेजिंग करने के लिए। तो ये दोनों जो हैं वो सेपरेट फंडिंग्स हैं, इनके नाम भी बहुत सेपरेट हैं, आपस में मिलते जुलते भी नहीं है। तो ये भी एक 2 नंबर खबर है जो बनाई गई है जानबूझकर। और खबरें बनाने वालों की हालत ये है कि अब वो खबर इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जब फलां बंदे से मिले तो वो बंदा सोफे पे बैठा हुआ था, और जब आर्मी चीफ पे मिले तो वो आर्मी चीफ कुर्सी पे बैठा हुआ था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।